नमस्कार प्यारे बच्चों, जय हिंद। मैं परिहार सर आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल प्राइमरी डिजिटल स्टडी में स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम कक्षा चौथी की हिंदी की पुस्तक का पाठ 18 सीखने जा रहे हैं और इस पाठ का नाम है हमारी जनजाति कलाएं। आप सभी को कक्षा चौथी की हिंदी की पुस्तक ओपन करना है और पाठ 18 आपको निकाल लेना है। वीडियो को आप शुरू से लेके अंत तक जरूर देखें, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से आप पाठ 18 सीखने जा रहे हैं। और बिना देर किए हुए हम वीडियो की शुरुआत करते हैं और इस पाठ को हम पढ़ना प्रारंभ करते हैं। बीच में जो भी प्रश्न आएंगे उन्हें हम इसी वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं। तो जैसा कि आप स्क्रीन में देख रहे हैं, ये पाठ 18 है और इस पाठ का नाम है हमारी जनजातीय कलाएं। इस पाठ में हम क्या क्या सीखेंगे? जनजातीय लोक कलाओं की समझ, प्रदेश की प्रमुख जनजातियों की जानकारी, पर्यावरण के प्रति जुड़ाव, युग्म शब्द, एक वचन, बहुवचन की समझ। इस पाठ को हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। शहर में जनजाति कला प्रदर्शनी लगी थी, जिसमें मध्य प्रदेश के विभिन्न जनजातियों की कलाओं को उनके स्वाभाविक परिवेश में बताया गया था। प्रदर्शनी में इन जनजातियों के घरों और दैनिक उपयोग की वस्तुओं को ठीक उसी तरह संजोया गया था जैसे वे अपने वास्तविक जीवन में व्यवहार में लाते हैं। और आप भी प्रदर्शनी निश्चित रूप से गए होंगे और आपको वहां पर ऐसी बहुत सारी चीजें जो है देखने को मिलती हैं। मेखला और उसकी सहेलियां सुप्रभा और फातिमा प्रदर्शनी देखने गई थी। उनके साथ जानवी दीदी भी थी। उन्होंने मध्य प्रदेश की जनजातियों के रहन सहन का गहराई से अध्ययन किया था। प्रदर्शनी के प्रवेश द्वार को बड़े ही कलात्मक ढंग से सजाया गया था। सजावट में लोक संस्कृति की छाप स्पष्ट दिख रही थी। द्वार पर गोबर और मिट्टी से कई प्रकार के चित्र उकेरे गए थे। इन चित्रों को कई रंगों से अच्छी तरह रंगा गया था। चित्र इतने आकर्षक थे कि इन्हें देखकर लगता ही नहीं था कि इतनी साधारण वस्तुओं से इतने सुंदर चित्र बनाए जा सकते हैं। वे सभी प्रदर्शनी के अंदर गईं और प्रदर्शनी को जगह जगह बांस, पत्तों, सन, सुतली और लकड़ी से बनी कलात्मक वस्तुओं से सजाया गया था। प्रदर्शनी में एक जगह लाख की चूड़ियां, पाटले, चूड़े, खिलौने, श्रृंगार पेटिका इत्यादि कई वस्तुएं प्रदर्शन और बेचने के लिए रखी थी। जानवी दीदी ने बताया कि लाख, पलाश और इसी प्रकार के कुछ पेड़ों की गोंद या रस से बनाई जाती है। लाख की बनी बहुत सी वस्तुओं का उपयोग जनजातियों में खूब होता है। आप यहां पे देख रहे हैं किस प्रकार से प्रदर्शनी का प्रवेश द्वार आपको यहां पर दिखाई दे रहा है। प्रदर्शनी में काष्ठ शिल्प और धातु शिल्प का भी प्रदर्शन किया गया था। काष्ठ और धातु के बने खिलौने, कलात्मक और दैनिक उपयोग की वस्तुएं देखने योग्य थी। वे सभी प्रदर्शनी देखने लगी। मेखला ने कहा, दीदी, इनमें से कुछ चीजें तो हमारी समझ से परे है, आप कुछ बताइए ना। जानवी दीदी ने कहा, अच्छा, तुम सभी प्रदर्शनी देखती चलो और ध्यान से मेरी बात भी सुनती रहो। सुप्रभा बोली, हाँ दीदी, हम सब ध्यान से सुनेंगी। जानवी कहने लगी, मध्य प्रदेश में अनुसूचित जनजातियों की संख्या अन्य राज्यों की अपेक्षा अधिक है। यहाँ गोंड, भील, कोरकू, कोल, बैगा, मारिया और सहरिया प्रमुख जनजातियां हैं। इसके अतिरिक्त भी कई जनजातियां प्रदेश में निवास करती हैं। ये जनजातियां प्रकृति के सबसे निकट रहती हैं। इनका जीवन प्रकृति पर निर्भर है। ये जनजातियां स्वभाव से कला प्रेमी हैं। इनकी कलाओं पर प्रकृति की सुंदरता का सबसे अधिक प्रभाव पड़ा है। इनकी कलाओं में पेड़ पौधे, पशु पक्षी और चांद सूरज जीवंत हो उठे हैं। फातिमा ने कहा, शायद इसलिए इन कलाकृतियों में प्राकृतिक प्रतीकों और वस्तुओं का प्रयोग अधिक किया गया है। जानवी ने उत्तर दिया, हाँ फातिमा, यह देखो, इस खंड में गोंड जनजाति कला को दिखाया गया है। इनकी इस कला को चिन्ह कहते हैं और गोंड स्त्रियां अपने घरों की दीवारों के उठे हुए किनारों को गेरू, कजली, नील के रंगों से रंगती हैं। दीवारों पर गोल या तिकोन रेखाएं उभार कर
उन्हें भी रंगों से सजाया जाता है। ताकों, खुटियों और अनाज रखने की कोठियों को भी चित्रांकित किया जाता है। आजकल गोंडी चित्र शैली के चित्रों की देश विदेश में खूब मांग है। गोंड, रस्सी, मछिया, सुतली, कृषि के औजार, खुमरी, फंदे और धनुष बाण कलात्मक ढंग से बनाते हैं। यहाँ ये सब चीजें दिखाई गई हैं। आइए, प्रदर्शनी का मतलब जहां कोई वस्तु या वस्तुएं आम जनता को दिखाने के लिए रखी जाती हैं, जैसे शिल्प कला की। उकेरना मतलब उभारना, पलाश मतलब ढाक या छेवले का वृक्ष। तो आगे हम अगले पेज में चलते हैं और इससे संबंधित कुछ प्रश्न है। पहला है, प्रदर्शनी के प्रवेश द्वार को किस प्रकार सजाया गया था? तो उत्तर में लिखते हैं, प्रदर्शनी के प्रवेश द्वार को बड़े ही कलात्मक ढंग से सजाया गया था। सजावट में लोक संस्कृति की छाप स्पष्ट दिख रही थी। द्वार पर गोबर और मिट्टी से कई प्रकार के चित्र उकेरे गए थे और इन चित्रों को विभिन्न रंगों से अच्छी तरह रंगा गया था। आपके यहाँ द्वार को कैसे सजाते हैं? तो हमारे यहाँ द्वार को बंधनवार तथा अन्य सजावट की वस्तुओं से सजाते हैं और द्वार के सामने रंगोली भी बनाते हैं। आपके यहाँ चिन्ह की तरह और कौन कौन सी कलाएं हैं, उनके नाम बताइए। तो छात्र जो है स्वयं अपनी व अपने आसपास की पारंपरिक लोक कलाओं के नाम जो है यहाँ पे लिखेंगे। अब हम चलते हैं अगले पेज में। जानवी मेखला और उसकी सहेलियों के साथ आगे बढ़ी। जानवी ने बताया, यहाँ भील जनजातियों या भील जनजाति की कलाओं को प्रदर्शित किया गया है और दीवारों पर बने ये भित्ति चित्र देखिए, ये भील परंपरा की विशेष शैली है। इसे पिथौरा कहते हैं। पहले ये चित्र पिथौरा पर्व पर बनाए जाते थे। ये लोग आंगन में अल्पनाएं मांडते हैं। भील कला को देखती हुई वे सभी एक झोपड़ी और उसके आंगन के सामने खड़ी हो गई। जानवी दीदी ने बताया, वह सहरिया जनजाति का परंपरागत आवास है। ये लोग दीवारों को चित्रित करने के साथ साथ अपनी गृहस्थी के सामान को भी आकर्षक ढंग से बनाते हैं। सहरिया जिस कोठी या बखार में अनाज को रखते हैं, उसे विशेष रूप से सजाते हैं। वह देखो, चित्रों से सजी यह कोठी पेई कहलाती है। ये रही, ठीक है ना। पेई वास्तव में सहरिया चित्रकला का अद्भुत नमूना है। सहरिया खंड से लगा हुआ हिस्सा कोरकू जनजाति का था। कोरकू आवास में दीवारों पर और दरवाजे के आजू बाजू बड़े ही सुंदर चित्र बनाए गए थे और जानवी दीदी बता रही थी कि ये कोरकू जनजाति की चित्रकला है। इसे गुदनी कहते हैं और गुदनी के लिए सफेद खड़िया या लाल मिट्टी का इस प्रकार से जो है आपने यहाँ पे देखा। अब हम चलते हैं अगले पेज में। प्रयोग किया जाता है। गुदनी बनाना बड़ा शुभ माना जाता है। इसे बनाते समय सूपे में गोबर की देव मूर्ति रखकर पारंपरिक गीत गाए जाते हैं। तभी मेखला ने लकड़ी की एक सुंदर कलाकृति को देखकर पूछा, दीदी यह क्या है? जानवी ने बताया, यह गाता है। कोरकू जनजाति में मृतकों की याद में गाता स्थापित करने की प्रथा है। गाता लकड़ी के ऊपर सुंदर आकृतियां उभार कर बनाया जाता है। इन्हें भी जाने। अल्पना का मतलब रंगीन कलात्मक रेखा चित्र। चौक मांडना का मतलब बनाना या पूरना। अब परंपरा का मतलब रिवाज या प्रथा। कलाकृति का मतलब कलात्मक ढंग से बनी वस्तु। आवास मतलब घर और रहने का स्थान, स्थापित या स्थापना। अब यहाँ पे प्रश्न है, इन प्रश्नों को हम इस पेज के बाद कंप्लीट करेंगे। ये सभी प्रदर्शनी में सजी विभिन्न प्रकार की कलाकृतियों की प्रशंसा करती हुई भारिया जनजाति कला खंड में पहुंची। भारिया जनजाति के घर पर दरवाजे के आसपास परंपरागत शैली में चित्र बनाए गए थे। वहां बांस और छिंद के पत्तों से बनाई गई रोजमर्रा के काम की चीजें दिखाई गई थी। जानवी ने बताया कि भारिया जनजाति के लोग पेड़ की छाल से रस्सी बनाने में बड़े निपुण होते हैं। आगे के खंड में एक बैगा जनजाति के परिवार के रहन सहन को प्रदर्शित किया गया है। आप देख रहे हैं इस प्रकार से, ये देखिएगा, ठीक है ना। आगे चलते हैं।
एक बैगा युवती अपनी परंपरागत वेशभूषा में बैठी थी। उसके हाथ पैर और चेहरे पर बड़े ही सुंदर चित्र बने थे। आप देख सकते हैं इस प्रकार से, ठीक है ना। जाह्नवी ने बताया, बैगा जनजाति की स्त्रियां अपने शरीर के विभिन्न अंगों पर आकर्षक चित्र गुदवाती हैं। इसे गोदना कहते हैं और गुदवाना अन्य जनजातियों में भी बहुत लोकप्रिय है। अब हम आगे चलते हैं, अगले पेज में चलेगा। ऊपर 3 प्रश्न थे। भील अपने आंगन को किस प्रकार सजाते हैं? तो भील अपने आंगन को सुंदर अल्पनाएं बनाकर सजाते हैं। गुदनी बनाते समय क्या किया जाता है? तो गुदनी के लिए सफेद खड़िया या लाल मिट्टी का उपयोग किया जाता है और इसे बनाते समय सूपे में गोबर की देव मूर्ति रखकर पारंपरिक गीत गाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, घर के सामान, बर्तन, आभूषणों के स्थानीय नाम पता कीजिए। तो हम लिखते हैं यहाँ पर उत्तर में घर के सामान के स्थानीय नाम, जैसे चारपाई को खाट कहते हैं, चादर को ओढ़नी, चद्दर तकिया, है ना, मतलब चादर को ओढ़नी या चद्दर, तकिया को सिरहाना, झाड़ू को बुहारी, संदूक को पेटी, दिया को दिया या फिर चिराग भी कहते हैं, लोटा को गगरी या फिर लुटिया। बर्तनों के स्थानीय नाम, जैसे थाली को परात, पत्तल और गिलास को कांच या प्याल या कटोरी, प्याल कहते हैं, कटोरी को कटोरा, कढ़ाई को कढ़ाई, तवा को चपाती तवा, मटका को घड़ा या गगरी और डोंगा को सब्जी परोसने का बर्तन। आभूषणों के स्थानीय नाम, जैसे हार को माला, चूड़ी को कंगन, पायल को पैजनी, बिछिया को छल्ला, नथ को नथनी, झुमका को लटकन और मांग टीका को टीका। इस प्रकार से आपको इस प्रश्न का उत्तर लिखना था। अब हम चलते हैं आगे। कोल जनजाति का आवास भी सुंदर चित्रों, बांस, घास, लकड़ी तथा मिट्टी की बनी कलात्मक वस्तुओं से सजा था। मेखला और उसकी सहेलियां प्रदर्शनी देखकर बहुत खुश थी। उन्हें अपने प्रदेश की जनजाति कलाओं और उनके रहन सहन के बारे में बहुत सी जानकारी मिली थी। जाह्नवी दीदी कह रही थी, जनजातियों की जीवन शैली और लोक कलाएं प्रकृति के बहुत करीब होती हैं और ये हमारे प्रदेश की अमूल्य धरोहर है। इनके गीत, संगीत और नृत्य भी जनजाति जीवन के विशिष्ट प्रतीक हैं। आजकल ये सभी जनजातियां अपनी परंपराओं को जीवित रखते हुए विकास के मार्ग पर भी आगे बढ़ रही हैं। इन जनजातियों के सैकड़ों, हजारों और सुशिक्षित व्यक्ति विभिन्न क्षेत्रों में पूरी योग्यता और निपुणता के साथ कंधे से कंधा मिलाकर प्रदेश और देश की प्रगति के लिए कार्य कर रहे हैं। मेखला, सुप्रभा और फातिमा जाह्नवी दीदी के साथ घर लौट रही थी, पर उनका मन अब भी उन्हीं मनमोहक चित्रों और कलाकृतियों में खोया था। इस प्रकार से शैली का मतलब तरीका या प्रकार, छिंद का मतलब एक वृक्ष है, रोजमर्रा का मतलब दैनिक, निपुण का मतलब कुशल, दक्ष या पारंगत, वेशभूषा का मतलब पहनावा, कंधे से कंधा मिलाना मतलब साथ साथ मिलकर काम करना। अब बोध प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो इन प्रश्नों के उत्तर हम इस प्रकार से कंप्लीट करते हैं। तो पहला प्रश्न है, जनजाति कला प्रदर्शनी में क्या बताया गया था? तो उत्तर लिखते हैं, जनजाति कला प्रदर्शनी में मध्य प्रदेश की विभिन्न जनजातियों की कलाओं को उनके स्वाभाविक परिवेश में बताया गया था। अगला प्रश्न है, प्रदर्शनी को किन किन चीजों से सजाया गया था? तो उत्तर लिखते हैं, प्रदर्शनी को बांस, पत्तों, सन, सुतली और लकड़ी से बनी कलात्मक वस्तुओं से सजाया गया था। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश की प्रमुख जनजातियां कौन कौन सी हैं? तो उत्तर लिखते हैं, गोंड, भील, कोरकू, कोल, बैगा, भारिया और सहरिया मध्य प्रदेश की प्रमुख जनजातियां हैं। गोंडी चित्रकला शैली को क्या कहते हैं? तो गोंडी चित्रकला शैली को चिन्हा कहते हैं। अगला प्रश्न है, गुदनी चित्रकला में कौन कौन सी मिट्टी का प्रयोग किया जाता है? तो उत्तर लिखते हैं, गुदनी चित्रकला में सफेद खड़िया व लाल मिट्टी का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार से ये प्रश्न कंप्लीट होते हैं। अब अगला प्रश्न है, सही उत्तर छांटकर लिखिए। तो सहरिया जनजाति की अनाज भंडारण की विचित्र कोठी कहलाती है पेई। आप पेई में सही का निशान लगा लेंगे। गाता बनाने वाली जनजाति कोरकू है, आप कोरकू में सही का निशान लगाएंगे। और भील भित्ति चित्रकला कहलाती है पिथौरा और लाख बनाई जाती काय से? गोंद से। अब यहां पे देखिएगा, निम्नलिखित वाक्यों के सामने सही या गलत का चिन्ह लगाइए।
जनजातियां स्वभाव से ही कला प्रेमी होती हैं, बिल्कुल सही। जनजातियों की दैनिक वस्तुएं कलात्मक नहीं होती, ये गलत है। जनजाति लोक कलाओं पर प्रकृति का प्रभाव नहीं है, ये गलत है। जनजाति जीवन और परंपराएं प्रदेश की अमूल धरोहर है, ये बिल्कुल सही है। गीत संगीत और नृत्य जनजाति परंपरा के महत्वपूर्ण अंग है, ये भी सही है। भाषा अध्ययन के प्रश्न है, इन शब्दों के बहुवचन लिखिए। जैसे जाति का जातियां, पत्ती का पत्तियां, पत्ती मतलब एक पत्ती, और यहां पर पत्तियां मतलब बहुत सारी पत्तियां। तो मूर्ति का मूर्तियां, प्रति का प्रतियां, गति का गतियां, स्त्री का स्त्रियां, कोठी का कोठियां और रोटी का रोटियां। इस प्रकार से यहाँ पर बहुवचन शब्द आपको लिखने थे। अब हम आगे चलते हैं। पाठ में आए युग्म शब्दों को छांटिए और उदाहरण अनुसार लिखिए। जैसे पेड़ पौधों, तो यहां पर आप देख रहे हैं युग्म चिन्ह लगा हुआ है, इसका मतलब और होता है। तो ये पेड़ पौधे, पेड़ और पौधे, इसका मतलब ये होता है। जैसे रहन सहन, रहन और सहन। श्रृंगार पेटियां, श्रृंगार की पेटियां। पशु पक्षी, पशु और पक्षी। चांद सूरज, चांद और सूरज। देश विदेश, देश और विदेश। आजू बाजू, आजू और बाजू। गीत संगीत, गीत और संगीत। इन शब्दों का शुद्ध उच्चारण कीजिए और लिखिए। आपको इसी शब्दों को आपको यहाँ पर 4 बार लिखना है। जैसे प्रदर्शनी, चित्रों, कृति और सुप्रभा, पर्व, श्रृंगार, इस प्रकार से। और प्रश्न क्रमांक 4 है, उदाहरण अनुसार शब्दों को मिलाकर लिखिए। अब देखिएगा, चित्रधन अंकित, ये हो गया चित्रांकित। अब पृष्ठधन अंकित, पृष्ठांकित। निम्न धन अंकित, निम्नांकित। रेखा धन अंकित, रेखांकित। इस प्रकार से आपको इन प्रश्नों को कंप्लीट करना है। और फाइनली जो है, हमने इस वीडियो के माध्यम से कक्षा 4th की हिंदी की पुस्तक का पाठ 18 जो है इसको कंप्लीट कर लिया है। और आज के इस वीडियो में इतना ही। फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट के साथ में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।